हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारे टेक्स्ट की एग्जामिनर रिपोर्ट के साथ में। जैसे आप लोगों को पता ही है, एसीसीए हर 6 मंथ्स की साइकिल में अपनी एग्जामिनर रिपोर्ट्स को अपडेट करता है। तो हमारे पास में लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट अब आ चुकी है मार्च से जून 2025 वाली साइकिल की। तो इस एग्जामिनर रिपोर्ट के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि जो पास साइकिल गई है इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आए और उनके ऊपर एसीसीए के क्या कमेंट्स हैं, क्या उनको लगा बच्चों ने सही आंसर दिया है, कहां पे स्टूडेंट्स इंप्रूव कर सकते हैं, कैसी आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और इस एग्जामिनर रिपोर्ट को पढ़ के तुम्हें एक चीज समझ में आएगी जो मैं क्लास में बार बार बोलता हूं कि अपने को टेक्निकल आर्टिकल जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहां पर तुम्हें पता पड़ेगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं सब हमारे एग्जामिनर रिपोर्ट से। तो इस बार की एग्जामिनर रिपोर्ट में हर बार की तरह उन्होंने कुछ सेक्शन ए के आपको एग्जांपल्स दिए हैं, सेक्शन बी का एक केस स्टडी दी है, सेक्शन सी के अंदर वो हमेशा की तरह केस स्टडी पूरी नहीं देते लेकिन अपने को समझा देते हैं कि भाई हमने एक फियोना की केस स्टडी दी थी, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या वेटेज था और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी और बच्चों ने उस हिसाब से किस हिसाब से काम आंसर करे। ऐसी एक और केस स्टडी चिका की दी है और एक और अपने को कंपनी की दी है, फ्लाइट पार्ट ट्रेडिंग लिमिटेड की। तो एक एक करके चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सेक्शन ए, जैसे आप लोगों को पता ही है, हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो सेक्शन ए में इस बार जो हम लोगों को एग्जामिनर रिपोर्ट आई है, देखो उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 अपने या तो जून या मार्च वाले किसी साइकिल में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एल्सा इज एम्प्लॉयड बाय बी लिमिटेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 24-25। बी लिमिटेड प्रोवाइडेड एल्सा विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स। आपने एक प्राइवेट जिम की मेंबरशिप प्रोवाइड करी है और एक कंट्रीब्यूशन दिया है ऑफ 1800 इनटू एल्सास प्राइवेट पेंशन स्कीम। ठीक है, तो आपने उसको प्राइवेट जिम की मेंबरशिप दी और साथ साथ में आपने कंट्रीब्यूट करा है, तो बी लिमिटेड ने कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस के अंदर आ जाएगा ये अपना। अब क्या बोल रहा है वो नीचे, एल्सा had use of private gym membership throughout the tax year. The normal membership fee is 1000 pounds। देखो यहां पे इसने कुछ नया टेस्ट कर लिया तुमसे। ठीक है, नॉर्मली प्राइवेट जिम की जब मेंबरशिप होती है तो वहां पे वो सीधा बोलता है कि ये कॉस्ट है, बट देखो इस बार क्या बोला कि नॉर्मल मेंबरशिप फीस तो है साहब 1000 की, बट बी लिमिटेड नेगोशिएटेड अ डिस्काउंट एंड पेड 900 फॉर इट। अब बच्चा यहां पे हो गया कंफ्यूज। वो बोल रहा है calculate the amount of class 1 NIC contribution that are payable by B Limited in respect of ELSA for the tax year 24-25। देखो क्लास 1A के बारे में पूछा है। क्लास 1A हम कहते हैं हमारे जितने भी टैक्सेबल बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर आपको पे करना होता है। तो अपने को यहाँ पे देखना है टैक्सेबल बेनिफिट कितने हैं। अब देखो दो तरह के बेनिफिट्स के बारे में बात करें कि एक प्राइवेट जिम की और एक पेंशन के कंट्रीब्यूशन की। देखो मुझे इतना पता है कि पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो अलाउड है, वो कोई बेनिफिट नहीं होता, एग्जाम बेनिफिट मानते हैं। अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे पेंशन स्कीम में, चाहे वो पर्सनल पेंशन हो चाहे वो आपकी ऑक्यूपेशनल पेंशन हो, वो कोई भी कहीं पर भी कॉन्ट्रीब्यूट करे तो वो एग्जाम्ड बेनिफिट होता है। यहाँ पे आपसे टेस्ट कर लिया यही कंसेप्ट, उसने यहाँ पे चेंज क्या कर दिया। नॉर्मली वो बोलता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो ओपीएस देता है, बट यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को यहाँ पे प्राइवेट पेंशन स्कीम वर्ड यूज कर लिया गया और बच्चा यहाँ पे हो गया कंफ्यूज कि सर प्राइवेट पेंशन स्कीम में तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट क्यों कर रहा है, क्योंकि अपने बात करी थी साहब पर्सनल पेंशन स्कीम में आप और आपके बिहाफ पे कोई भी थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो थर्ड पार्टी में एम्प्लॉयर तो आ ही सकता है साहब। तो एम्प्लॉयर ने जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करा है वो भी हमारे लिए अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बेनिफिट नहीं है, ये एग्जाम बेनिफिट है। तो ये तो हो गया एग्जाम बेनिफिट। और अगर ये एग्जाम बेनिफिट है, प्राइवेट जिम की मेंबरशिप हमारा टैक्सेबल बेनिफिट बच गया। अब यहां पे भी उन्होंने क्या टेस्ट कर लिया कि भाई देखो नॉर्मल प्राइस तो 1000 है बट नेगोशिएटेड प्राइस हमारी 900 है। ठीक है, अब नेगोशिएटेड प्राइस लेके चलनी है कि 1000 लेके चलनी है, बच्चा यहां पे सेकंड कंफ्यूजन हुआ। देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है वो क्लास में, इसलिए तो कहते हैं कंसेप्ट्स पे ध्यान देते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को चार्ट क्यों देता हूं इसका, प्राइवेट पेंशन और इनका, कि भाई देखो चाहे पेंशन कैसी भी हो, चाहे आप कंट्रीब्यूट करो चाहे थर्ड पार्टी करे, थर्ड पार्टी में एम्प्लॉयर सब आता है, उनको हम लिखते हैं एग्जम्प्ट। वो इसलिए तो लिखते हैं ताकि एग्जाम में जब दिक्कत ना हो, ये चीजें आ जाए एग्जाम में टेस्ट करने की। ठीक है, जिम की मेंबरशिप है, मैंने हमेशा कहा टैक्सेबल बेनिफिट किसके बराबर होते हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। जो बेसिक फंडा है वो क्या होता है कि कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, जितना खर्चा एम्प्लॉयर का है उतना हमारे एम्प्लॉय का बेनिफिट है। तो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर कितनी है 900, तो आपका टैक्सेबल बेनिफिट भी कितना होगा 900। अब 900 का टैक्सेबल बेनिफिट है, क्लास 1 ए का अमाउंट बताना है। क्लास 1 ए अपन फ्लैट 13.8% की रेट पर पे कर देते हैं, तो निकाल दो इसका 13.8%।
900 इंटू 13.8%, 124.2 आ रहा है, तो 124 ये हो गया, तो आंसर हो गया ए 124। ठीक है साहब, इस तरीके से। अब देखो उन्होंने क्या बोला, ये कहां से आया साहब, ये हमने एनआईसी टेस्ट करने के लिए आपसे पूछ लिया, आंसर आपका करेक्ट आंसर ए है 124। ठीक है साहब, अब ये आपको ध्यान में रखना था कि भाई जो अब उन्होंने क्या अलग अलग क्वेश्चन आपको दिए कंफ्यूज करने के लिए। किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर नहीं नहीं ये जो आपने पर्सनल पेंशन दी है 1800 की, इस पे बेनिफिट लगेगा, तो 900 प्लस 1800 इंटू 13.8 का एक आंसर दे दिया। कुछ लोग इसको ग्रॉसअप कर देंगे, तो ग्रॉसअप के हिसाब से भी शायद वो आंसर दे सकते हैं। तो देखो वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा ही देगा। ठीक है, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है कि भाई ऐसा ना करें। एग्जाम के अंदर जब वो क्वेश्चन पूछता है तो आपसे कंसेप्ट टेस्ट करना चाहता है, कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक एग्जाम में हमेशा दिक्कत आएगी। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये किसका दे रखा है, बोला क्या, देखो आमिर हैज 35% शेयर इन अ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप। आपके पास में 35% का शेयर है किसी पार्टनरशिप के अंदर, मतलब आप 35% प्रॉफिट के पार्टनर हो। Since 2017, he intends to dispose of his entire interest in the partnership in the tax year 24-25 by selling his partnership assets to his daughter for less than market value. Amir has also been a director and a 15% shareholder of an unquoted investment non-trading company. आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो 2015 से, तो 2 साल से ज्यादा काम कर रखा है, 5% ज्यादा ओनरशिप है। ठीक है, और उसके बाद में लेकिन बस दिक्कत यहाँ है, ये अनकोटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बीएडीआर नहीं मिलेगा। ठीक है, बीएडीआर और गिफ्ट लीव की जो कंडीशन है वो हमें साफ साफ कहती है कि भाई आपकी जो कंपनी है वो ट्रेडिंग होनी चाहिए। ये नॉन ट्रेडिंग है, ये इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने तो इतना हिंट भी दे दिया, इन्वेस्टमेंट के बाद में नॉन ट्रेडिंग भी लिख के दे रहे हैं। अच्छे लोग हैं भाई साहब, इतनी हेल्प कर ली तुम्हारी। अब देखो इसको पढ़ो, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। गिफ्ट होल्डर रिलीफ इज अवेलेबल फॉर बोथ डिस्पोजल्स। गिफ्ट होल्डर रिलीफ इज अवेलेबल ऑन नीदर डिस्पोजल। Gift holder relief is available on disposal of interest in partnership but not on the shares. Gift holder relief is available on disposal of shares but not on interest in partnership. साहब आंसर हो जाएगा सी। दोनों पे तो मिल नहीं सकता, एक पे मिल सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप के आप शेयर्स बेच रहे हो लेस देन मार्केट वैल्यू पे डॉटर को। यहाँ पे आप, ये ट्रेडिंग असेट है, ट्रेडिंग असेट है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे आप गिफ्ट लीव क्लेम कर लेना, बट इन पे आपको नहीं मिल पाएगा साहब। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। अब उन्होंने यहाँ पे आपको साफ साफ हिंट दिया है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है अपन हिंट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एरिया आया था, उन्होंने कहा था यूज ऑफ एग्जम्पशन एंड रिलीफ। ठीक है, आपके जो कैपिटल एसेट्स पे जो हम रिलीफ वगैरह की बात करते हैं वहां से आया था, आंसर सी है। ठीक है, इन्होंने भी दे दिया देखो एक्सप्लेनेशन। गिफ्ट होल्डर रिलीफ इज ओनली अवेलेबल ऑन सेल एट अंडर वैल्यू और गिफ्ट ऑफ असेट्स यूज्ड इन ट्रेड। द शेयर्स आर हेल्ड इन नॉन ट्रेडिंग कंपनी, इस वजह से आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा शेयर्स के ऊपर। तो ये चीज अपने को भी ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग असेट्स पे मिलता है। मैंने कहा भी था कि ये जो रिलीफ है आपके, ये बिजनेस एसेट्स के ऊपर मिलते हैं। जब बिजनेस एसेट के ऊपर मिल रहे हैं तो बिजनेस के एसेट पे ही मिलेगा सब। ठीक है, वो नॉन ट्रेडिंग कंपनी तो बिजनेस के एसेट नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ये अपने को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन अल्फा लिमिटेड ग्रुप बट फॉर वैट रजिस्ट्रेशन। साहब वैट के लिए कौन सा ग्रुप होता है, 51% वाला, ये ध्यान रखना। ग्रुप पूछा है बट कौन सा वाला ग्रुप पूछा है, वैट वाला। वैट के लिए 51% वाला ग्रुप लेकर के चलते हैं। अब क्या बोल रहा है देखो, अल्फा लिमिटेड हैज 2 100% ओन सब्सिडरीज, बीटा लिमिटेड एंड गामा लिमिटेड। इन दोनों में आप 100% शेयर ओन करते हो। तो भाई एक तो हो गई अल्फा, अल्फा की 2 सब्सिडरी है, बीटा और गामा। ठीक है, दोनों में आप 100% शेयर ओन करते हो, तो ये तो आपकी होल्डली ओन सब्सिडरीज हैं। फिर क्या बोल रहा है, इन एडिशन अल्फा लिमिटेड होल्ड्स 35% शेयर होल्डिंग इन डेल्टा लिमिटेड। बट ये तो 35 है साहब, 35 है तो लेस देन 50% हो गया। आपको तो मोर देन 50 चाहिए 51% ग्रुप के लिए, तो डेल्टा नहीं आ सकती। अल्फा बीटा एंड डेल्टा ऑल मेक स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाई। चलो अल्फा बीटा और डेल्टा जो कम, डेल्टा तो आ ही नहीं सकती, तो डेल्टा का मतलब नहीं है। अल्फा बीटा जो है वो स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाई करते हैं, मतलब 20% वाली सप्लाईज करते हैं। गामा लिमिटेड मेक 0 रेटेड सप्लाईज। गामा 0 रेट सप्लाई करती है, मतलब इसकी जो टैक्स रेट है वो 0% पर। ऑल कंपनीज आर रेसिडेंट इन यूके। ठीक है साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैसे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग में भी इंक्लूडेड, तो देखो इन अल्फा लिमिटेड ग्रुप वैल्यूएशन अलोंग विद बीटा। अच्छा बीटा का तो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, अब आपको बताना है गामा और डेल्टा में से कौन सा। भाई डेल्टा तो नहीं हो सकता, तो भाई ऑटोमेटिकली यहां पे देखो डेल्टा नहीं हो सकता, डेल्टा नहीं हो सकता, डेल्टा नहीं हो सकता, एक ही आंसर बच रहा है। मेरे को अगर ये कंफ्यूजन भी है कि सर गामा को इंक्लूड करना है या नहीं करना है,
ठीक है, तो मैं ज्यादा कंफ्यूज होऊंगा कि भाई दोनों को करना है या सिर्फ एक को करना है। एक को ही कर सकते हैं, डेल्टा को तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, गामा को देखो कर सकते हैं क्योंकि ये जीरो रेट सप्लाई भी करे। हम तो कहते हैं चाहे ओवरसीज हो, चाहे यूके वाली हो, चाहे एग्जाम सप्लाई करे, चाहे टैक्सेबल सप्लाई करे, आप वैट ग्रुप के मेंबर तो बन सकते हो। और जीरो रेट वाला भी टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आता है, तो यहां पे इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो डेल्टा को नहीं कर पाएंगे, बीटा ऑलरेडी ग्रुप के अंदर है, तो सिर्फ गामा यहां पे ऐड हो पाएगी। ठीक है, तो अब ये उन्होंने देखो ग्रुप को अलग तरह से टेस्ट किया। नॉर्मली जब ग्रुप की बात आती है तो 75% वाला ग्रुप टेस्ट कर लेते हैं, 75% कैपिटल गेन ग्रुप वाला टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने वैट वाला टेस्ट कर लिया तुमसे। हो सकता है कभी तुमसे एसोसिएट कंपनीज को भी टेस्ट करवा ले, करवाते हैं वैसे एसोसिएट कंपनीज भी एग्जाम में काफी बार आती रहती है। ठीक है साहब, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। रूबी फाइल्ड हर सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 23-24। ध्यान रखना ईयर कौन सा दे रखा है, 23-24 ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन की ड्यू डेट क्या होती है? अगर आप ऑनलाइन रिटर्न लगा रहे हो, ड्यू डेट हो जाएगी 31 जनवरी फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर। यहाँ पे टैक्स ईयर का एंड 24 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 ऑन 30 जुलाई 2025। अच्छा, लेट हो गए साहब, कितने लेट हो गई है ये? आपने जनवरी का जुलाई में करा है, 6 महीने लेट हो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, 6 महीने लेट है। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी रूबी विल हैव टू पे टू HMRC? साहब, लेट फाइलिंग की पेनल्टी पूछी जा रही है, ध्यान रखो। 0 से 3 महीने अगर लेट होते हो, 3 से 6 महीने अगर लेट होते हो, 0 से 3 महीने लेट होने पर 100 पाउंड की फिक्स पेनल्टी है साहब आपकी। 3 से 6 महीने में क्या कहते हैं, एवरी डे 10 पाउंड। और अपन कहते हैं मैक्सिमम 90 डेज लेके चलना। यहाँ तो पूरे 6 महीने हो रहे, तो 90 डेज इंटू 10 पाउंड पर डे, तो 900 पाउंड। तो टोटल हो गया 900 प्लस 100, 1000 पाउंड। पेनल्टी में हमेशा ध्यान रखना, पेनल्टी में अगर आप 3 से 6 महीने वाले ब्रैकेट की पेनल्टी लगा रहे हो तो 2 से 3 वाली ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगी। अगर मैं यहां से अब 6 से 12 वाली निकालता तो ये 1000 तो रहते रहते, उसके बाद वाली 6 से 12 वाली और ऐड होती। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा ए 1000। यस, आंसर इज ए 1000। ठीक है ना, वही देखो उन्होंने भी निकाला है। 31 जनवरी 2025 तक की ड्यू डेट है, आप 6 महीने लेट हो, the penalty is standard penalty for late submission plus further penalty for return being more than 3 months late। तो 100 पाउंड की तो फिक्स पेनल्टी, और उसके बाद में 90 इंटू 10, तो 900 प्लस 100, 1000 की आपकी पेनल्टी आ गई। अब देखो बेसिक पेनल्टी का क्वेश्चन है, मैंने कहा भी था क्लास में जब पढ़ा हुआ टॉपिक कि भाई आपको पेनल्टी से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलना, चाहे इंडिविजुअल का हो, चाहे कंपनी का हो, चाहे लेट रिटर्न फाइलिंग की पेनल्टी हो, चाहे लेट पेमेंट की पेनल्टी। अपने पास में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। कितनी बार वो ये भी करता है, मैंने आपको क्लास में बोला हुआ है कि स्टैंडर्ड पेनल्टी का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो फिर उसमें आपसे अमाउंट नहीं पूछेगा, फिर वो आपसे रेंज पूछ लेगा। वो थोड़ा रेयर है, बट रेंज पूछ लेता है किस रेंज में टैक्स लग सकता है। ठीक है ना, तो उस चीज का अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साहब, अब सेक्शन बी की बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में हमारे पास में जो ये क्वेश्चन आया है, इसको अब देखो, सेक्शन बी की भी और सेक्शन सी की भी मैंने आपको अप्रोच बता रखी है। कभी भी हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में वापस क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, जब आंसर लिखने बैठेंगे तो मैं पहले क्यों पढ़ूं? मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ आइडिया लेता हूं कि क्वेश्चन किस चीज का। भाई देखो, मैंने फर्स्ट 2-3 लाइन पढ़ूंगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा क्या है क्वेश्चन। यू शुड अज्यूम दैट टुडेज डेट इज दिस। ठीक है, इससे वैसे भी देखते हैं एग्जाम में क्या लास्ट में फर्क पड़ेगा। सैली एज 82 मेड वेरियस लाइफ टाइम गिफ्ट। पोटेंशियल गिफ्ट की बात करेगी, CLT की बात कर रखी है, कुछ कैश गिफ्ट की बात करेगी, नीलडेड बैंड की बात करेगी। IHT का क्वेश्चन है, मुझे इतना पता पड़ रहा है। आपने ग्रैंड सन को कुछ कैश गिफ्ट दिए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये गिफ्ट जो है आफ्टर डिडक्टिंग AEA है, ये भी आफ्टर डिडक्टिंग AEA है, ये वाला बिफोर टेकिंग अकाउंट है। मैं ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ, कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर आपने गिफ्ट करें कुछ ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है, और कुछ असेट्स आपके पास में बच भी जाती हैं। फ्यूचर गिफ्ट्स की भी कुछ बात करके, तो फ्यूचर टैक्स प्लानिंग की भी कुछ बात करना चाह रहे होंगे वो यहाँ पे। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पढ़ो क्या रिक्वायरमेंट, और फिर एक एक करके क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे वापस, क्योंकि मैंने आइडिया ले लिया कि IHT का क्वेश्चन है जिसमें कुछ मल्टीपल गिफ्ट दे रखे हैं, कुछ में उन्होंने डिडक्शन वगैरह कैलकुलेट करके, कुछ में डिडक्शन वो हमसे कैलकुलेट करना चाहता है, और कुछ फ्यूचर की टैक्स प्लानिंग की बात करेगी, और शेयर्स भी है बीच में। तो इतना मुझे पता पड़ गया। ठीक है, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि हाँ भाई IHT का क्वेश्चन है, क्या इन चीजों के बारे में मेरे को पता है, और अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे फिर पूरा क्वेश्चन, एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या। और इसमें मैंने ये बोला भी है, कितनी बार ऐसा भी होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन की आती है, जिनका हमारे केस स्टडी से लेना देना नहीं होता, जिनको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं वहां पे टाइम बचाता हूं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ लेता हूं कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो पहले सॉल्व कर लेंगे, मेरा टाइम बच रहा है क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के भी वापस क्वेश्चन पढ़ना ही है तुम्हें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनहेरिटेंस टैक्स एडवांटेज? क्या क्या एडवांटेजेस हैं IHT के? मेकिंग लाइफ टाइम गिफ्ट। अब देखो, इस पॉइंट का मेरे ऊपर वाले किसी भी क्वेश्चन से लेना देना तो है नहीं,
तो मैं क्यों पढ़ रहा हूं? मैं डायरेक्टली आया, मैंने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड करा, ऊपर से देखा आईएसटी का क्वेश्चन है वगैरह वगैरह, और आ गया, अभी आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका मेरी केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मैं बिना केस स्टडी पढ़े भी अटेम्प्ट कर रहा हूं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसलिए कहते हैं केस स्टडी मत पढ़ो, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम अपना। तुम पहले 3-4 मिनट लगाओगे पूरी केस स्टडी पढ़ने में, वैसे समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ के वापस पढ़ने जाओगे और 2 बार वापस पढ़ोगे, क्या फायदा हो रहा है उसका? टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम अपना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले अपन सिर्फ ऊपर से देखेंगे कि क्या है हमारा अप्रोच। क्लास में मैंने क्वेश्चन कराते हुए हमेशा तुम्हें बोला है, हम अप्रोच लेके चलेंगे। क्लास में इसलिए प्रैक्टिस करते हैं अपन सारे क्वेश्चंस की, और उस वक्त मैं हर बार चिल्ला चिल्ला के ये कहता हूं कि भाई आपकी अप्रोच सही होगी तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली तुम एक आधा क्वेश्चन दूसरों से ज्यादा अटेम्प्ट करके आओगे। हाँ जी, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज फिक्स्ड एट द टाइम इट इज मेड। वैल्यू ऑफ गिफ्ट फिक्स हो जाती है एट द टाइम इट इज मेड। यस, लाइफ टाइम गिफ्ट का एग्जाम अपना ये एडवांटेज होता है। जिस डेट को आप गिफ्ट कर रहे हो उस दिन अपन निकाल देते हैं उसकी सीएलटी, और जब फ्यूचर में डेथ होती है तो इसी सीएलटी के ऊपर बाद में आपको देना पड़ता है टैक्स। तो ये तो सही पॉइंट है। गिफ्ट विल ऑलवेज बी कंप्लीटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम आईएसटी। नो, क्योंकि अगर लाइफ टाइम गिफ्ट में पीईटी करा है तो उस दिन एग्जाम्प्ट है, और 7 साल अगर डोनर जो है, जो गिफ्ट देने वाला पर्सन है, डोनर है, वो अगर 7 साल तक जी जाता है तो ठीक है, हम कहते हैं कि फिर वो एग्जाम्प्ट है। अदरवाइज पीईटी है तो पीईटी पे तो टैक्स लगता ही है आपका। सॉरी, पीईटी का सीएलटी है तो सीएलटी पे तो टैक्स लगता ही है। तो ऐसा नहीं है हमेशा, क्या गिफ्ट विल ऑलवेज बी कंप्लीटली एग्जाम्प्ट? नहीं, अगर सीएलटी है तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, पीईटी है तो एग्जाम्प्ट हो सकता है। टेपर रिलीफ माइट बी अवेलेबल ऑन डेथ ऑफ इंडिविजुअल। यस, अगर आपने जल्दी गिफ्ट करें तो टेपर रिलीफ भी आपको मिल सकता है। तो ए 1 और 3 सही है, 1 और 3 सी क्या दे रहेगा आंसर? सी। यस, ठीक है साहब। तो 2 चीजें हैं, ये गलत है, ध्यान रखना। क्या हर गिफ्ट हमेशा एग्जाम्प्ट होगा? नहीं, पीईटी है तो एग्जाम्प्ट हो सकता है, सीएलटी है तो एग्जाम्प्ट नहीं होता। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने फटाफट से अटेम्प्ट करा, 2 मार्क्स आ गए और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ऐसे ही। अब तो चलो ये पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो अब तो चांसेस है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ेगा, बट ठीक है, एक बार पहले देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, उतना पोर्शन ही पढ़ेंगे अपन। ताकि क्या बोल रहा है, हाउ मच एडिशनल आईएचटी वुड बी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर ऑफ 3,60,000। 3,60,000 का चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर, उसके बारे में पढ़ना है। मेड टू ट्रस्ट ऑन 22 मार्च, डेट मिल गई, तो ये वाला अपने को पॉइंट ढूंढना है। इफ सेली वर टू डाई ऑन 20 फरवरी 2025, ओहो, अगर 28 मार्च 2022 को आपने गिफ्ट करा है और यहां से 20 फरवरी 2025 को डेथ हो रही है, विद इन 7 ईयर है, और कितना टाइम हो जाएगा ये? 22 से 23, 24, 20, 0 से 3 साल के बीच, मतलब 2 to 3 ईयर्स के बीच में हो। तो 2 to 3 ईयर्स के बीच में हो, मतलब टेपर रिलीफ 0 है। ठीक है ना? और मुझे एडिशनल आईएचटी निकालना है क्योंकि सीएलटी है, मतलब मुझे डेथ के ऊपर निकालना है। ठीक है, @40% का। इसमें से 2 चीजें लेस होंगी, वो सीएलटी जो आप ऑलरेडी लाइफ टाइम में पे कर चुके हो, और टेपर रिलीफ। टेपर रिलीफ यहाँ पे नहीं मिल सकता क्योंकि गिफ्ट 2 से 3, आपकी डेथ जो है 2 से 3 साल के अंदर अंदर हो रही है, तो टेपर रिलीफ तो 0 हो जाएगा। बट हाँ, जो आईएसटी, क्योंकि सीएलटी है, ये आपने ट्रस्ट को गिफ्ट करा था, उस दिन जो टैक्स पे करा होगा वो जरूर लेस करने का मौका मिलेगा। चेक कर लेते हैं भाई, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में भी सिर्फ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन में अभी भी नहीं पढ़ूंगा। सैली के बारे में बोल रखा है, एक तो पीईटी दे रखा है, इस पीईटी से भी मतलब नहीं, ये रहा सीएलटी। Chargeable lifetime transfer to trust on 22nd March 2022. Sally made CLT of 3,60,000 to a trust. This figure is after deducting all available exemption. तो AE वगैरह आपने लेस कर दिया, ठीक है। But before considering the IHT arising on the gift which was paid by Sally. कौन पे कर रहा है? Sally पे कर रहा है, डोनर पे कर रहा है। डोनर पे कर रहा है तो 25% पे टैक्स लगेगा, या फिर आप इसको 20/80 से भी याद रखते हो। ठीक है, दोनों में से जो रेट आपको याद रह जाए। ठीक है, चलो चेक निकालते हैं। इससे पहले आपने एक पीईटी करा है, पीईटी करा है मतलब नील रेट बैंड पूरा का पूरा एज इट इज खाली पड़ा रहेगा। चलो, तो 3,60,000 माइनस नील रेट बैंड, अपने पास में 3,25,000 माइनस 165, $1,60,000 की नील रेट बैंड बाकी, 2 लाख का अमाउंट आ गया। इसके ऊपर 25% से आपने टैक्स दे दिया 50,000। तो 50,000 का तो आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो। ठीक है, अब आगे कितना और टैक्स देना पड़ेगा? अच्छा, टैक्स कौन दे रहा था? सैली। तो सीएलटी कितनी हो जाएगी? जितने का गिफ्ट करा आफ्टर एग्जाम्पशंस प्लस जितने का आपने सीजीटी पे, आईएचटी पे करा।
तो अब 4,10,000 की CLT है। अब इस पे एडिशनल टैक्स निकाला जाएगा, ठीक है। इस 4,10,000 के ऊपर एडिशनल टैक्स निकाल लेते हैं आप एक बार। नील रेड बैंड में तो अभी भी वही 2 लाख, 2 लाख कितने मिल रहे थे इनको, 1,60,000 मिल रहे थे। हाँ, 1,60,000 ही मिलेंगे वापस डेथ के ऊपर। फोर्टी परसेंट से टैक्स निकाल लो, 1,00,000 का टैक्स आ गया। 50,000 का टैक्स तुम पहले जमा करा चुके हो, 50,000 का अब जमा कराना पड़ेगा। मिस्टेक हो गई है क्या? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये गलती होगी ना। भाई ये तो पीईटी था ना, तो यहाँ तो 3,25,000 पूरे मिल जाएंगे नीलरेड बैंड में, ठीक है ना। 3,60,000 माइनस 3,25,000, 35 बचेंगे। तो आपने लाइफ टाइम टैक्स तो 35,000 पे दिया होगा, 35,000 का 25%, 8,750, 8,750 का आपने यहाँ पे टैक्स। अब यहाँ पे आपका जो CLT आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। एट सेवन फाइव जीरो 368,750, ये आया अपने पास में 368,750। इसमें से नील रेड बैंड लेस करेंगे। अब नील रेड बैंड में क्योंकि अपन अब जो पर्सन है इसने ये वाला पीईटी दिया था 10 जनवरी 2020 को, डेथ हो रही है 2025 में, विद इन 7 ईयर है, तो ये वाला भी अब बन गया टैक्सेबल। ये वाला टैक्सेबल बन जाएगा ऑन डेथ, और क्योंकि ऑन डेथ टैक्सेबल है तो इसको अब मैं नील रेड बैंड में से लेस करूंगा। तो 3,25,000 माइनस 165, 1,60,000। 2,08,750, और इसका फिर 40% निकाला, 8,35,000। और इसमें से आपने लेस कर दिया 8,750, 7,4,750, ये आ जाएगा आंसर। ये एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी अपन ने यहाँ पे। ये वाला पीईटी है, मैंने CLT पढ़ लिया था, ये पीईटी है 1,65,000 का, डॉटर को दिया है, तो ये जब लाइफ टाइम गिफ्ट देंगे तब टैक्स तब लेस नहीं होगा। पर जब डेथ की बारी आएगी, डेथ हो रही है क्योंकि पर्सन की 2025 में, ये 2020 में हमने गिफ्ट दिया है, तो 25 के अंदर जब डेथ होगी तो 2020 वाले अमाउंट पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये तब टैक्सेबल होगा। ये टैक्सेबल होगा ऑन डेथ, ठीक है ना। गलती से मैंने भी इसको CLT पढ़ लिया था, ये ध्यान रखना। ये वाला पीईटी है इसलिए लाइफ टाइम में लेस नहीं करा, लेकिन डेथ पे लेस करना पड़ जाएगा। ये आपके पास में आ गया एडिशनल टैक्स। आंसर क्या दे रखा है? ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इन्होंने अपनी वर्किंग समझा दी यहाँ पे पूरी, इन्होंने गलत वाली वर्किंग भी समझा रखी है सारी, कि भाई जिन जिन से आंसर आपका गलत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल अवेलेबल एग्जाम्पशंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर मेड टू सैलीज ग्रैंडसन एज अ वेडिंग गिफ्ट। वेडिंग की बात कर रहे हैं तो भाई देखो, सबसे पहले तो वेडिंग गिफ्ट की बात करनी पड़ेगी। वेडिंग एग्जाम्पशन, ये ग्रैंडसन है आपका, ग्रैंडसन मतलब ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी में आप लोग आ रहे हो। आपको कितना मैरिज एग्जाम्पशन मिल जाएगा? मैक्सिमम आपको मिल सकता है 2,500 का। हमने पढ़ रखा है 5,000 फॉर पेरेंट्स, 2,500 फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड ब्राइड एंड ग्रूम अगर आपस में गिफ्ट देना चाहते हैं तो भी 2,500, अगर अदर रिलेटिव और फ्रेंड देना चाहते हैं तो 1,000। ये लिमिट ध्यान रखना, 5,000
2,500 और 1,000। तो यहाँ पे ग्रैंडसन है, आप ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी में आ रहे हो, तो एंसेस्टर्स की कैटेगरी में आ रहे हो, टेक्निकली रिमोट चाहे कैसे भी हो। तो पेरेंट्स के लिए तो 5,000 है, लेकिन एंसेस्टर्स के लिए या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हमारे पास 2500 की लिमिट है। बड़ों के लिए, घर के जो बाकी बड़े हैं उन सबके लिए 2500 की लिमिट है, और बाकी जो भी रिलेटिव वगैरह हैं, फ्रेंड्स वगैरह, उनके लिए 1000 है। ठीक है, तो देखते हैं गिफ्ट कितने का दिया है। आप एक गिफ्ट दिया है 23-24 में, एक दिया है 24-25 में। देखो 23-24 में जनवरी 2024 में सैली ने कैश गिफ्ट दिया है 1300 का टू अ ग्रैंडसन, फर्दर कैश गिफ्ट दिया है 200 का ऑन 19 फरवरी 2024। अच्छा, इस साल 23-24 में और कुछ आपने गिफ्ट कराया किसी को? अगर नहीं तो एनुअल एग्जामिशन खाली पड़ा है। तो देखो अपने को पहले एक दे रखा था 2020 का, तो ये तो अपना हो जाएगा 1920 वाले टैक्स ईयर में, जनवरी 2020 है, तो ये वाला टैक्स ईयर चला जाएगा आपका 1920। ठीक है, ये मार्च 2022 है, तो ये 21-22 वाले टैक्स ईयर में चला जाएगा। तो 23-24 में इसके अलावा नीचे भी कुछ दे रखा है, नीचे भी देख लेते क्या, नीचे और कोई गिफ्ट है क्या? ये वाला है 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, ये भी नहीं होगा। और फिर अपन ग्रैंडसन को देना चाह रहे हैं फ्यूचर गिफ्ट, फ्यूचर की बात करें। ठीक है, तो मतलब 23-24 में और कोई गिफ्ट नहीं है, 23-24 में और कोई गिफ्ट नहीं है, इसका मतलब एनुअल एग्जामिशन खाली पड़ा है। 3,000 का एनुअल एग्जामिशन मिलता है आपको 23-24 में, उसमें से देखो 1300 तो यहाँ एडजस्ट हो गए और 200 यहाँ, तो कुल मिला के 1500 तो एडजस्ट कर लिए तुमने, 1500 बच गए, बचे हुए क्या कर पाओगे? कैरी फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट ईयर क्या करा है सैली ने? कैश गिफ्ट करा है 42,500 का टू अर ग्रैंडसन ऑन हिज वेडिंग, मैरिज। अब मैरिज पे 42,500 का आपने गिफ्ट करा है। 42,500 में से सबसे पहले तो देखो मैरिज एग्जामिशन के नाम पे 2500 मिल जाएंगे, बचेंगे 40,000। 40 में से एनुअल एग्जामिशन प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, पहले करंट ईयर का 3,000 और फिर प्रीवियस ईयर का 3,000, खत्म। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर करंट ईयर में एक और गिफ्ट तो है, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं अपन, तो ये दिसंबर में है, ये फरवरी में है, तो दिसंबर वाले को पहले ऑप्शन मिलेगा, तो पहले अपन ने लेस करा। अच्छा, ये जल्दी से 1500 और पिछले साल का 1500, क्योंकि जो बचा हुआ है, ये जो 1500 बचा हुआ है, ये पिछले साल का अब अपन लेस कर देंगे। तो मेरे गिफ्ट का अमाउंट हो जाएगा 42,500 माइनस 2,500 का तो हो जाएगा मैरिज एग्जामिशन, माइनस 3,000 का करंट ईयर का यही, माइनस 1500 का पिछले साल का यही। ठीक है, अब इसकी भी इन्होंने वर्किंग बता रखी है, बाकी सबकी। एग्जाम्पल 4 यहाँ पे क्या था देखो, इफ Sally were to die on 20th February 2025, what amount will be included in her chargeable estate in respect of 70,000 £1 ordinary shares in Vanity Limited? अब Vanity Limited के लिए बात करते हैं साहब, क्या बोल रखा है Vanity के लिए? क्या देखो, Sally owed 100% of the issued share capital of 1,75,000, आपके पास में 100% शेयर थे और 1 पाउंड ऑर्डिनरी शेयर इन वैनिटी लिमिटेड, एन अनकोटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी। On 18th February 2025, she made a gift of 1,05,000 of these ordinary share to her son. तो 1,75,000 में से 1,05,000 चले गए, बच्चे 70। ये जो बचे हुए 70,000 शेयर हैं, इसी की वो वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू देखनी पड़ेगी। On 18 February 2025, Vanity Limited share were worth 4 each for a holding of 40%, 10 each for a holding of 60%, and 15 each for a holding of 100%. These values will not change in the near future. Sally retained the 70,000 remaining share. अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे आपके पास में कितने परसेंट शेयर बचे? सब 70। कितना परसेंटेज कितना हुआ ये? तो आपके पास में 70,000 शेयर्स हैं आउट ऑफ 1,75,000, परसेंटेज की होल्डिंग कितनी हो गई अपनी? 70 डिवाइड बाय 1,75,000, 40%। और 40% की वैल्यू क्या दे रही? 4। तो 70,000 शेयर्स की वैल्यू 4 के हिसाब से आ जाएगी। $2,80,000। ध्यान रखना, ट्रांसफर वैल्यू मत निकाल देना। यहाँ पे बच्चा क्या गलती करता है, ट्रांसफर वैल्यू निकाल देगा। अच्छा सर, पहले आपके पास में 100% शेयर थे, 15 की वैल्यू थी, तो 1,75,000 इंटू 15, तो 26,25,000 की आपकी वैल्यू होगी 4 ओनरशिप। आफ्टर ओनरशिप अब 70 बचे, 70 की वैल्यू 4 से है, तो ये 2,80,000 इसमें से माइनस कर दो। ये आपका जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट की वैल्यू है। अगर यहाँ पे ट्रांसफर वैल्यू पूछता तो मैं बोलता 23,45,000, वो मेरी ट्रांसफर वैल्यू है। ठीक है,
यहां मेरे से बोला है बचे हुए शेयर्स की वैल्यू, तो बचे हुए शेयर का परसेंटेज निकाला, वो आया 40%, 40% आपसे वैल्यू आ गई 2,80,000। डन है साहब। एक लास्ट वाला पॉइंट पढ़ ही लेते हैं, इसके बारे में अपने को लास्ट क्वेश्चन दे रखा होगा, फ्यूचर गिफ्ट के लिए क्या रखा है, सैलीज ग्रैंड डॉटर इज गोइंग टू स्टडी फॉर अ 4-year यूनिवर्सिटी कोर्स एंड सैली वुड लाइक टू असिस्ट हर बाय मेकिंग अ गिफ्ट और गिफ्ट्स। अच्छा, या तो एक गिफ्ट दोगे या मल्टीपल गिफ्ट दे सकते हो, टोटलिंग 40,000। तो अच्छा, दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 क्या है, या तो 40,000 दे दो एक साथ, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास में, कि आप मल्टीपल गिफ्ट दो, टुकड़े टुकड़ों में, थोड़े थोड़े गिफ्ट दो, थोड़ा एक अमाउंट दो, फिर थोड़ा एक अमाउंट दो, फिर थोड़ा एक अमाउंट दो, इसका सम कर दो 40। ठीक है। सैली हैज एनुअल इनकम ऑफ 60,000 ऑफ विच 45,000 इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हर नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 60 में से 45 तो तुम्हें ही चाहिए तुम्हारे नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। शी ऑल्सो हैज अ होल्डिंग ऑफ कोटेड शेयर्स विच कुड इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। और इसके अलावा अगर तुम ये 60 में से अगर गिफ्ट ना करो, मतलब इनकम में से गिफ्ट ना करो, तो तुम शेयर्स बेच के भी गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है सर। तो 40,000 गिफ्ट करने हैं, या तो एक साथ या टुकड़ों में, दो ऑप्शन है, या तो सैलरी में से दे दे या फिर अपन शेयर्स गिफ्ट कर दे, शेयर्स में से शेयर्स को कन्वर्ट करके कैश में वो कैश गिफ्ट कर दे। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई बाय क्लिकिंग ऑन वन ऑफ द बॉक्सेस इन टेबल बिलो। मतलब कुछ ऑप्शन है, उसमें से एक बॉक्स को सेलेक्ट करना है इन द टेबल बिलो, विच बेसिस ऑफ फंडिंग वुड रिजल्ट इन गिफ्ट और गिफ्ट्स मेड बाय सैली टू अ ग्रैंडडॉटर बीइंग एग्जम्प्ट फ्रॉम आईएचटी। अच्छा, जो ऑप्शंस दे रखे हैं, अब देखते हैं क्या ऑप्शन है, उसमें से ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसको एग्जम्पशन मिल जाए आईएचटी के अंदर। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है साहब, अच्छा 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है और इनका डिस्क्रिप्शन है, ये ऐसे मैच करना है। तो इस ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन ये है, इस ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अपने पास में देखो दो ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर 1 था सिंगल गिफ्ट का, ऑप्शन नंबर 2 थे मल्टीपल गिफ्ट का। इन्होंने बोला है कि या तो सिंगल गिफ्ट करोगे 40-40 का, या मल्टीपल गिफ्ट करोगे 10-10 का। ठीक है, और वो भी दो ऑप्शन थे, एक इनकम में से और एक आप करोगे फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ सेलिंग द होल्डिंग ऑफ कोटेड शेयर। अपने को इन चारों में से बताना है कौन सा एक एग्जम्प्ट होगा। देखो मेरी बात सुनना, अगर तुम शेयर्स का पैसा गिफ्ट कर रहे हो तो एग्जम्पशन किस बात का, आपने शेयर्स बेचे, कैश आया, कैश गिफ्ट करा, ये तो नॉर्मल कैश गिफ्ट है ना, पीईटी है, पूरी तरीके से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हो सकता है फ्रॉम इनकम, और यहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम का एग्जम्पशन मिलता है। हम कहते हैं इंडिविजुअल को नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम का एग्जम्पशन मिल जाता है, लेकिन इसमें कंडीशन है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है। क्या, ये जो आप गिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम योर नॉर्मल इनकम, दिस शुड नॉट इंपैक्ट योर लिविंग स्टैंडर्ड। यहां पे हम कहते हैं विदाउट इंपैक्टिंग लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को इंपैक्ट किए बगैर जो आप गिफ्ट करोगे इनकम में से वो ही एग्जम्प्ट होगा, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो इसका मतलब देखो, अपने को क्वेश्चन में बोल रखा था कि सैली जो है उसकी इनकम 60,000 है, टोटल इनकम थी 60,000 की, 60 में से 45 तो उसको चाहिए थे रहने के लिए, लिविंग एक्सपेंस के लिए, एक्स्ट्रा 15 है, ये उसकी एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम जो बोलना चाहो तो, इसमें से वो गिफ्ट कर सकती है। तो कितने करो, 10,000 के एनुअल गिफ्ट करोगे तो 15 में 15 तक का गिफ्ट कर सकते हो, आप 10-10 करना चाहते हो तो चलेगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलेगा, फ्रॉम इनकम एनुअल गिफ्ट ऑफ 10,000 आर एग्जम्प्ट। यस, इनकम में से एनुअल गिफ्ट ऑफ 10,000 जो है वो आपके एग्जम्प्ट होंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अब ये वापस उसने कंसेप्ट टेस्ट कर लिया कि भाई हमें पता है कि भाई इनकम में से जो भी गिफ्ट है, गिफ्ट पे एग्जम्पशन जो मिलते हैं उसमें हम कहते हैं एक तो एनुअल एग्जम्पशन है, उसके बाद में मैरिज एग्जम्पशन है, फिर आपका इंटर स्पाउस एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा, फिर हम कहते हैं एक्सपेंडिचर आउट ऑफ नॉर्मल इनकम वाला केस हो जाएगा। बट एक्सपेंडिचर आउट ऑफ नॉर्मल इनकम के अंदर भी बोल रखा है कि लिविंग स्टैंडर्ड को इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड को इंपैक्ट ना हो। ठीक है साहब, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें समझ में आया कि सर इस पूरे क्वेश्चन में से 3 तो ईजी थे, 3 तो बहुत ईजी थे, एक इसमें दिमाग लगाना था, एक वो जो क्वेश्चन था इसमें एडिशनल आईएचटी निकालना है, उसमें वो पीईटी वाले पॉइंट पे दिमाग लगाना था। तो ये तो करेगा यार। देखो अब इसको अगर मैं एक रेशियो में मानूं तो सिंपल यार, 40% जो डिफिकल्ट पेपर है, 60% तो ईजी है। और यही होता है एग्जाम में, 60% तो बहुत ईजी होता है। अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो देख लो, वो जो 60% बचा हुआ ईजी लग रहा है वो भी हार्ड है तुम्हारे लिए। तो यहां से समझ में आता है कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जस्ट बिकॉज ऊपर ऊपर से रीड कर लिया, 4 लाइनें ऊपर ऊपर से पढ़ ली तो एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। इसलिए क्लास में डिटेल नोट्स पे अपन बात करते हैं
बच्चे कहते भी मेरे को कि सर यार बहुत डिटेल में जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स में, आगे बढ़ो फटाफट से। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे उस टॉपिक को डिटेल में समझाने दो, उस पर टाइम देने दो, ताकि वो जब एग्जाम में आएगा तो ये लाइनें एग्जाम में जब तक नहीं पढ़ रही होगी पहले से, तब तक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। तो इस वजह से क्लासेस में डिटेल में जाना जरूरी है, अपने नोट्स को डिटेल में बनाना जरूरी है। मैं इसलिए तुम लोगों को डिटेल नोट्स प्रोवाइड करता हूं ताकि तुम उस चीजों को, इन चीजों की दिक्कत तुम्हें एग्जाम में फेस करनी ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो अपना सेक्शन बी हो गया, अब मेरे ख्याल से सेक्शन सी होगा। यस, सेक्शन सी। अब देखो सेक्शन सी के वो क्वेश्चंस तो नहीं बताता, लेकिन वो कमेंट जरूर देता है कि भाई हमने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था और बच्चे ने किस टाइप का आंसर करा। देखो इस कमेंट को पढ़ के तुम्हें ये जरूर समझ में आएगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो तो एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है और बच्चा कॉमन मिस्टेक्स कहां पे करता है। प्लस जो क्वेश्चन है उसमें से ये भी बताते हैं कि कितने बच्चों का या एक्सपेक्टेड आंसर कितनों का सही आया कितनों गलत आया। तो ऐसे कुछ के लिए बोलते हैं कि यार ये ज्यादातर बच्चों का सही था, मतलब वो पोर्शन ज्यादातर बच्चों ने सही करा। ये भी बोल देते हैं कि ये पोर्शन ज्यादातर बच्चों को गलत था और वो फिर क्यों गलत था वो भी समझाते हैं। तो इससे तुम्हें पता पड़ेगा एग्जामिनर जो है जब वो सी टाइप के सी सेक्शन में से क्वेश्चन उठाता है या बनाता है तो वहां पे वो किस टाइप की चीजें टेस्ट करना चाहता है। तो पहला 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसको लेकर उन्होंने बोला है कि भाई हमने बोला ऑल्दो पार्ट ए, मतलब इस क्वेश्चन का पार्ट ए was generally reasonably well answered, certain candidates struggle with part B। तो ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में से पार्ट ए तो लगभग सबने सही बोला था, बी में दिक्कत आई थी। चलो पार्ट ए 3 मार्क्स का था, इसमें बोला गया था कि आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने मेरे ख्याल से बच्चे बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं यहाँ तक, तो इसलिए उसमें ज्यादा दिक्कत बच्चों को नहीं है। और ये भी यही कह रहे हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में तो बच्चों को दिक्कत नहीं है, 2 टैक्स ईयर के निकालने थे बस, 24, 25 एंड 25, 26, ठीक है। Fiona has been self-employed for many years and had not ceased to trade। ठीक है, तो नॉर्मल कंटिन्यू वाला बिजनेस का क्वेश्चन था। She prepared accounts to 30th June each year and had transitional profit जो उसके 23, 24 में थे। ट्रांजिशनल प्रॉफिट का क्वेश्चन जब भी आता है हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल प्रॉफिट को बाय डिफॉल्ट आप 20% करके नेक्स्ट ईयर्स में टैक्स लगाते हो, मतलब डिवाइड बाय 5 कर दो या तो, या 20% का अमाउंट ले लो। तो 24, 25 में भी इस ट्रांजिशनल प्रॉफिट का जो भी आपके ट्रांजिशनल प्रॉफिट रहे होंगे उसका 20% और इधर भी ट्रांजिशनल प्रॉफिट का 20%। Candidates had to calculate Fiona's trading profit for the tax year 24, 25 and 26 with very similar working for each of the 2 tax year। अच्छा, वर्किंग भी लगभग सेम थी तो सिमिलर पॉइंट्स पूछे होंगे। Many candidates managed to calculate the relevant profits। अच्छा, प्रॉफिट तो तुमने सही निकाले यूजिंग टैक्स ईयर बेसिस। टैक्स ईयर बेसिस पे 6 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में निकाल दिया। अब ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि 30 जून का अकाउंट ईयर एंड था, तो 30 जून के अकाउंटिंग ईयर एंड को मैंने कह रखा अपन टाइम पोर्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आया होगा कि आपका हो सकता है एक ईयर और हो। अपने को यहाँ पे टैक्स ईयर मैच करना होता है। मैंने हमेशा कह रखा जब भी ऐसा हो टाइम में बनाओ दिमाग में या रफ पेपर पे और अपना टैक्स ईयर ड्रॉ कर लो। सर हमारा टैक्स ईयर जो है वो तो स्टार्ट होगा यहाँ से और खत्म होगा यहाँ पे, ये मेरा 24, 25 वाला टैक्स ईयर है। तो मुझे इधर से इतना हिस्सा लेकर के आना है और इस वाले अकाउंटिंग पीरियड से इतना हिस्सा लेकर के आना है अपने करंट टैक्स में। तो पहले 2 अकाउंटिंग पीरियड या 3 अकाउंटिंग पीरियड होंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि 2 टैक्स ईयर की बात करेंगे ना, तो 3 अकाउंटिंग पीरियड होंगे। तो तीनों अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट निकाले और फिर उनको अपन ने टैक्स ईयर के हिसाब से अपोर्शन करा। इस वाले ईयर से अपन ने 3 महीने ले लिया, ठीक है ना, 6 अप्रैल 24 से 5 अप्रैल 25। तो अप्रैल से जून 3 महीने यहाँ हो गए, बचे हुए 9 महीने यहाँ हो गए। इस तरीके से टाइम पोर्शन करना था। ये उन्होंने कहा कि ज्यादातर बच्चों ने ये काम करा, बट वेरी फ्यू करेक्टली इंक्लूडेड ट्रांजिशनल प्रॉफिट। लेकिन गलती करी है सबने ट्रांजिशनल प्रॉफिट में। गिवन दैट द टोटल ट्रांजिशनल प्रॉफिट फॉर द टैक्स ईयर 23, 24 वर 25। अच्छा 25 दे रखे थे, ठीक है। वैसे तो मैंने कहा भी क्या भी रखा है, आपको ट्रांजिशनल प्रॉफिट खुद कैलकुलेट करने को नहीं आते, वो हमेशा एग्जाम में आपको देता है। दे रखा थे 25 का 20% करना था मेरे को, तो 25 का 20% 5,000 होता है। द करेक्ट एडिशन फॉर ईच ऑफ द 2 टैक्स ईयर वाज 5,000। इन्होंने डिवाइड बाय 5 करा, मैंने कहा डिवाइड बाय 5 करो या 20% लो, बात तो एक ही है। मैनी कैंडिडेट सिंपली इग्नोर द ट्रांजिशनल प्रॉफिट, ये गलती करी। तो अब चक्कर क्या पड़ा, आपको 2 ईयर की टैक्सेबल इनकम निकालनी थी, ट्रांजिशनल प्रॉफिट आपने इंक्लूड नहीं करे तो 1 मार्क्स कट गए ऑटोमेटिकली। अब 3 में से 2 ही मिल पाए, तो ये गलती हो गई सब। फिर क्या बोल रखा है, एक 3 मार्क्स का नेक्स्ट क्या था, बी पार्ट, एक्सप्लेन फ्रॉम व्हाट डेट एमिली विल बी रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड फॉर वैल्यू एडेड टैक्स एंड देयर हैव टू चार्ज आउटपुट वैट। किस डेट से उनको आउटपुट वैट चार्ज करना पड़ेगा। तो एक तो आपको बताना था मंथ,
किस महीने में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और किस डेट से, मतलब जो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आपको बतानी है। हम ये बोलते हैं कि भाई नॉर्मल अगर केस दे रखा है, अगर अपने पास में फ्यूचर टेस्ट होता है और अपने पास में हिस्टोरिक टेस्ट होता है। अगर हिस्टोरिक टेस्ट है तो वहां हम कहते हैं कि भाई जिस मंथ के एंड पे, हर मंथ के एंड पे चेक करो पिछले 12 महीने में क्या टर्नओवर 90,000 को क्रॉस कर रहा है, लिमिट अब 90 हो चुकी है, ध्यान रखना है। तो 90,000 से अगर ज्यादा है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर जिस महीने के एंड पे तुमने लिमिट क्रॉस करी है उससे 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की ड्यू डेट है, और उसके अगले महीने की पहली तारीख से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। फ्यूचर टेस्ट है तो कहते हैं कि आप किसी भी दिन, अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाओगे, तो आज से 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराओ और आज की डेट से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव माना जाएगा। तो डेट का ध्यान रखना, डेट ही पूछ ली उसने। Emily had run a business for number of years with monthly sale of 6500 per month until June 2024। वहां पे आपकी सेल बढ़ के हो गई थी 10,800, ठीक है ना। Many candidates were able to work out Emily's sales surpassed the VAT registered limit of 90,000 in September। अच्छा, सितंबर में क्रॉस करी तो ज्यादातर बच्चों ने ये तो कर लिया। And was sufficient to achieve 2.5 मार्क्स। अच्छा, 3 में से 2.5 मार्क्स तो इस मंथ के थे, ये बच्चों ने निकाल दिया। However, a number of candidates struggled with what have been a fairly straightforward working। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने इसमें स्ट्रगल करा। फाइनल हाफ मार्क्स जो था, 3 में से 2.5 मार्क्स तो यहां मिल गए, आधा मार्क्स क्या है, फॉर आइडेंटिफाइंग द डेट फ्रॉम विच एमिली वुड हैव बीन रजिस्टर्ड। तो देखो सितंबर में आप सरपास कर रहे हो, सितंबर से 30 दिन बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो 30 अक्टूबर की डेट पे रजिस्ट्रेशन करवाने की ड्यू डेट है, और उसके अगले महीने की पहली तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो अक्टूबर का अगला महीना नवंबर, नवंबर की पहली तारीख, तो 1 नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट दिस पॉइंट प्रूव टू बी प्रॉब्लमैटिक, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ठीक है। इवन इफ कैंडिडेट आइडेंटिफाइड इनकरेक्ट मंथ फॉर व्हेन एमिली सरपास द वैट रजिस्ट्रेशन लिमिट, दे कुड स्टिल ऑब्टेन द हाफ मार्क्स। क्या बोल रहे हैं देखो ये, अरे अपन कहते हैं ना एसीसी वाले खराब है सर, मार्क्स नहीं देते। अरे देखो क्या बढ़िया बात कर दी है यार, इस पॉइंट से तुम्हें पता पड़ेगा कि कितने जेनरस हैं, आपसे रीजनेबल बात कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अगर कैंडिडेट ने ये महीना गलत निकाला तो 2.5 तो नहीं मिलेंगे, स्टिल हाफ मार्क्स तुम अर्न कर सकते थे। कैसे, फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच एमिली वुड हैव बीन रजिस्टर्ड इफ दे आइडेंटिफाइड द करेक्ट डेट बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट मंथ। अच्छा, क्या करें, अगर मान लो किसी ने गलती से सितंबर की जगह लिख दिया कि सर हम तो अक्टूबर में सरपास करेंगे, किसी ने मान लो बोल दिया होता कि सर उसके हिसाब से तो अक्टूबर की डेट आ रही होती कि अक्टूबर के महीने में सरपास कर रहे हो, तो यहां से तुम रजिस्ट्रेशन की डेट क्या बोलते हैं, इसके हिसाब से तुम्हारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता वो बोलते तुम यहां से 30 दिन बाद, तो 30 नवंबर को ड्यू डेट मानते, और अगले महीने की 1 तारीख, तो 1 दिसंबर बोलते तुम यहां पे। तो अगर तुमने 1 दिसंबर भी लिखा है, ठीक है, ये गलत है, स्टिल आधा मार्क्स दे रहे, क्यों, क्योंकि तुमने इस महीने के बेसिस पे तो कैलकुलेशन सही करी है। 3 में से आधा तो वैसे भी कमा सकते थे अगर तुमने कोई भी महीना लिया होता, और महीने के बाद में अगर ये डेट 1 महीने और 1 दिन बाद की ली होती तो तुम ऑटोमेटिकली ये आधा मार्क्स तो कमा ही सकते थे। इसमें 2.5 मार्क्स में दिक्कत थी, लेकिन ये भी इजी था यार। अपने को दे रखी थी 6500 की सेल है, फिर आपको 10,800 की सेल माननी है, तो मैंने बोल रखा है एक में अपने पिछले 12 महीने की सेल निकालो, तो 6500 इंटू 12, तो जून के महीने की सेल हो गई 78। अब जुलाई में जाना है तो पिछले 1 महीने की सेल हटाओ, 1 महीने की ऐड करो, तो -6500 ऐड 10,800, 82,800, फिर वापस 1 महीने आगे गए अगस्त, -6500 ऐड 10,800, ठीक है, 8600। तुम चाहो तो नेट भी कर सकते थे यहाँ पे, 10,800 -6500, 4300 का नेट हो गया है। तो एक काम करो, 4300 ऐड करते रहो, तो जून के अंदर 6500 इंटू 12, जून तक की सेल हो गई 78, जुलाई के लिए ऐड कर दो 4300, अगस्त के लिए ऐड कर दो 4300, सितंबर के लिए ऐड कर दो 4300, सितंबर में सेल आ गई 90,900 की, 90,900 आ रही है सितंबर में, आप क्रॉस कर रहे हो। इतना ही करना था। अब इसमें भी कुछ बच्चों को दिक्कत है और उनमें दिक्कत है, इस वजह से आपके आगे के मार्क्स भी चले गए, ठीक है। आगे की बातचीत करते हैं। देखो आगे आप क्वेश्चन के लिए क्या बोल रखा था, अब इसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर सी में 2 रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, 2 है 3 होगी, फिर तो 3 थी, हाँ, क्योंकि 3 6 मार्क्स वहां हुए थे, 4 मार्क्स चाहिए, 2 और 1 3 ही हो रहे हैं, 1 मार्क्स का एक और है, तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ एंड व्हेन Garrett will have to report details to HMRC of NIC due in respect of his employee earning। एम्प्लॉय की अर्निंग्स को लेके, मतलब क्लास 1 की बात कर रहे हैं, क्लास 1 के NIC की बात हो रही है। क्लास 1 के NIC की रिपोर्टिंग कब होती है साहब, हर महीने की 22 तारीख को विथ पे अलॉन्ग विथ पे जमा कराना पड़ता है।
तो देखो गैरेट कहते हैं, गैरेट वाज सेल्फ एम्प्लॉयड ऑन 1 October 2024, एम्प्लॉइंग 2 फुल टाइम एम्प्लॉय. He has correctly calculated the amount of employee and employer class 1 NIC for the tax year 24-25 along with his own class 4. देखो क्लास 4 तो आपको एडवांस टैक्स के साथ में जमा करानी होती है या फाइनल ड्यू डेट पे 31 जनवरी को जमा करानी होती है. जो क्लास 1 NIC है ये आपका पेई के साथ में जमा होता है एवरी मंथ 22nd. ठीक है. For the first requirement, candidate had to explain that class 1 NIC are reported to HMRC as part of payee real-time reporting system with the information reported electronically each month on or before the time when the employees are paid. वही each month में डेट आ जाएगी 22nd month. ठीक है ना. तो ये लिखना था बस कि पेई के साथ में जमा कराते हैं हर महीने इलेक्ट्रॉनिकली 22 तारीख के हिसाब से. बस इतना लिखने के 2 मार्क्स दे रहा था यार. वो तो गजब दे रहा है यार. इसके लिए कहते हैं कि ठीक है. और ये तो बहुत लोग और ये कह रहे हैं यही गलत लिखा है बहुत लोगों ने. फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन सी वाज जनरली क्वाइट पोरली आंसर्ड. ये तो लोगों ने दे ही नहीं पाए आंसर. अरे यार इसमें क्या दिक्कत है. ड्यू डेट तो मैंने क्लास में कितनी बार लिखवाई है तुम लोगों को, याद भी करवाई है कितनी बार. हाँ जी. अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, स्टेट व्हेन गैरेट विल हैव टू पे क्लास 4 NIC ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द टैक्स ईयर 24-25. अब क्लास 4 की बात कर रहे हैं कि क्लास 4 कब पे करना है ये बताओ. क्लास 4 की पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. क्लास 4 तो सिंपल है साहब. आपकी ड्यू डेट तो 31 जनवरी की. और अगर आपने पिछले साल आपका कोई टैक्स वगैरह अगर बन रहा था, हमें वो पता है, अगर आपकी एडवांस टैक्स की कंडीशन है कि पिछले साल जो पिछले साल की इनकम टैक्स लायबिलिटी और क्लास 4 का NIC था उसका अगर 80% भी पेई के नाम पे जमा हो चुका है, या पिछले साल की जो लायबिलिटी आ रही है, ठीक है, क्लास इनकम टैक्स प्लस क्लास 4 NIC माइनस पेई वो 1000 से कम है, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको एडवांस में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज आपको एडवांस पेमेंट करने की जरूरत है. फाइनल ड्यू डेट तो 31 जनवरी 2026 ही रहेगी. बस वो लिखना था यार. All that was required to achieve the available mark for the second requirement for section C was due date. अच्छा सिर्फ ड्यू डेट पूछ रहा था ये, ठीक है. अच्छा ड्यू डेट क्यों पूछ रहा है ये भी जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा ऊपर लिखा था कि इसने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट ही इस साल से करी है. तो ये आपका फर्स्ट ईयर है जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है. तो पिछले साल तो लाइबिलिटी या तो नहीं दी होगी या होगा तो भी वो ऑलरेडी एडवांस में टैक्स के नाम पे एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जमा हो रहा होगा. इसलिए आपको एडवांस टैक्स पे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बिजनेस ही इसी साल स्टार्ट हुआ. तो एक ही डेट लिखनी थी 31 जनवरी की. वो तो ड्यू डेट है ही है क्योंकि फाइनल ड्यू डेट है. This date is of the self-assessment balancing payment. However, many candidates did not seem to appreciate that class 4 NIC are paid under self-assessment. देखो अब देखो कितनी बढ़िया लैंग्वेज लिखी तूने. फटकार भी लगा लेकिन प्यार से. क्या करे, कैंडिडेट ने अप्रिशिएट ही नहीं करा इस बात को. मतलब कैंडिडेट मानने को ही तैयार नहीं था कि क्लास 4 का NIC सेल्फ असेसमेंट के साथ में पे होता है. नहीं नहीं, क्लास 4 की भी कोई डेट तो होगी, मुझे याद नहीं है तो छोड़ देते हैं. अरे नहीं, सिंपल है, अपने पढ़ा हुआ है. सेल्फ असेसमेंट के साथ में पेमेंट करना होता है. सेल्फ असेसमेंट के साथ में पेमेंट कर लिया तो कर लिया, ठीक है. नहीं करा तो नहीं करा. आगे बढ़ते हैं. फिर क्या, स्टेट व्हेन गैरेट विल हैव टू पे द क्लास 4 NIC ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ये तो हो गया अपना क्लास 4 वाला. फिर रिक्वायरमेंट नंबर 3 थी, ये भी 1 मार्क्स की थी. क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन टू व्हाट एक्सटेंट गैरेट विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम NIC एनुअल एम्प्लॉयमेंट अलाउंस. भाई 5,000 का मिलता है, ठीक है. आपको बताना है एक्सप्लेन टू व्हाट एक्सटेंट ग्रेड विल बी एबल टू. तो इसके ऊपर बोल रखा था इसने अपने एम्प्लॉइज की NIC वगैरह सही निकाल रखी है. तो जितनी उनकी NIC है लाइबिलिटी, यहाँ पे लिखा हुआ था देखो ये कि इसने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का क्लास 1 NIC का अमाउंट सही कैलकुलेट कर रखा था. तो जितने अमाउंट का तुमने सही कैलकुलेशन कर रखा है, यहाँ लिखा था ना ये देखो ये कि गैरेट हैज कैलकुलेटेड करेक्टली कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर क्लास 1 NIC. तो ये जो एम्प्लॉयर वाला क्लास 1 NIC है, एम्प्लॉयर वाला क्लास 1 NIC है, सिर्फ इसके अगेंस्ट में पे कर सकते हो. सिर्फ इसमें से आप लेस कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस. बस ये लिखना था आपको. बस ये पूछ लिया उसने. The third requirement was not answered particularly well. All that was required was an appreciation. देखो फिर से फटका लगा रहा है कि तुम्हें सिर्फ अप्रिशिएट करना था कि एम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो सिर्फ यूज किया जा सकता है अगेंस्ट एम्प्लॉयर क्लास 1 NIC. Quite a number of candidates did simply did not answer this. आंसर ही नहीं करा. अरे यार
ये तो अपन ने क्लास में कितनी बार देखा है, ये तो डाउट भी था काफी बच्चों का, स्टार्टिंग में आता है कि सर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस बच्चे गलती से क्लास 1 में से भी लेस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई, क्लास 1 एम्प्लॉयर वाला जिसे अपन सेकेंडरी के नाम से याद रखते हैं, मैंने याद रखने के लिए, इजी करने के लिए तुम्हें बोल रखा है, तुम इसको दो तरीके से याद करो, क्लास 1 प्राइमरी, क्लास 1 सेकेंडरी। प्राइमरी वाला एम्प्लॉय पे करता है, सेकेंडरी वाला एम्प्लॉयर पे करता है, सेकेंडरी में से लेस हो जाती है। अब क्या करें, देखो चीका वाला ये क्वेश्चन था, चीका इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, जनरली आंसर अच्छा हुआ था, ऑल्दो नॉट एज वेल एज माइट बी एक्सपेक्टेड गिवन द स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ऑफ पार्ट ए एंड सी। तो ए एंड सी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बी थोड़ा सा उल्टा था, वो खुद कह रहे हैं। द क्वेश्चन इन्वॉल्व्स चीका हु कमेंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑन 1 सितंबर 2024, करंट ईयर में स्टार्ट करा है बिजनेस आपने, प्रिपेयरिंग फर्स्ट अकाउंट्स फॉर द 8 मंथ पीरियड एंडेड 30th अप्रैल 2025, आपने 8 महीने के पीरियड एंड करा इसी ईयर में, ठीक है। रिक्वायरमेंट दे रही है, कैलकुलेट चीकास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर हर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस फॉर 8 मंथ पीरियड एंडेड 30th अप्रैल 2025। कैंडिडेट, अब तो सिंपल था, आपको यहाँ पे बस एडजस्टमेंट करने थे नॉर्मल तरीके से 8 महीने के हिसाब से। अब 8 महीने के एडजस्टमेंट करने हैं, बस ध्यान रखना होता है कैपिटल अलाउंस के अंदर एडजस्टमेंट का ध्यान रख लेना बस। अब यहाँ पे बोल रहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखो 5 से ज्यादा एडजस्टमेंट तो देते नहीं, उन्होंने बोला 3 एडजस्टमेंट करने थे। कैंडिडेट नीडेड टू मेक 3 एडजस्टमेंट टू द नेट प्रॉफिट फिगर इंक्लूडिंग द प्राइवेट यूज ऑफ चीकास कार। प्राइवेट यूज ऑफ कार है तो प्राइवेट यूज का एडजस्टमेंट होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना 8 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, ऊपर से कार का प्राइवेट यूज भी हो रहा है, तो 2 बार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कार के ऊपर जब मैं कैपिटल अलाउंस निकालूंगा तो एक तो मुझे ध्यान के रखना पड़ेगा कि जो भी कार की वैल्यू है इनटू डिपेंडिंग ऑन हाई एमिशन लो एमिशन, तो 18 या 6% से जो भी रेट लगेगी उसको भी 8/12 करना पड़ेगा पहले तो, और उसका भी फिर आपका बिजनेस यूज का परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है। प्राइवेट यूज ऑफ कार आ गया, साथ साथ में 8 महीने भी है, तो ये ध्यान रखना था कि जो कार की वैल्यू है, जो भी अमाउंट दे रखा होगा, उसको डिपेंडिंग ऑन मेन पूल की एसेट है या स्पेशल पूल की एसेट है, उसके हिसाब से 18 या 6% से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसको पहले करेंगे 8/12 क्योंकि ये पूरे ईयर का होता है, और फिर इसका भी वापस टाइम पोर्शन करना पड़ेगा बिजनेस यूज के हिसाब से। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ पे। बाकी एक प्री ट्रेडिंग एडवर्टीजमेंट खर्चे थे, 7 साल पुराने तक अलाउ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल अलाउंसेस वर अवेलेबल फॉर डिलीवरी वैन एंड चीका कार। डिलीवरी वैन है, मेन पुल की एसेट है, पूरा का पूरा एआईए मिल जाएगा इसके ऊपर तो, ठीक है। डिलीवरी वैन है, मेन पुल की एसेट है, मैंने बोल भी रखा है, डिलीवरी वैन, ट्रक्स, लॉरीज, इन सब के ऊपर क्रेन वगैरह कुछ भी है, इन सब के ऊपर एआईए मिलता है और सब मेन पुल में जाती है, तो एआईए मिलेगा और मेन पुल की एसेट है ये अपनी। हाँ जी। ऑल्दो जनरली आंसर्ड फेयरली वेल, मेनी कैंडिडेट मेड सम मिस्टेक। क्या करी, प्री ट्रेडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वाज ऑफन एडेड रेदर देन डायरेक्ट। अरे खर्चा मिलता है तो लेस करना था, तुमने ऐड कर दिया, उल्टा गलती कर दी। 2 असेट्स वर समटाइम एडेड इनटू मेन कैपिटल अलाउंस पूल, और मेन पूल में ऐड करी दोनों असेट्स को, क्यों? डिस्पाइट, अच्छा तो बीइंग इनकरेक्ट ट्रीटमेंट फॉर बोथ, वैन क्वालिफाइड फॉर 100% एआईए, हाँ भाई आपकी वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से एआईए मिल जाएगा। वाइल्स चीकास कार वो हैड प्राइवेट यूज, तो यहाँ लिखा कैपिटल अलाउंस फॉर चीका कार हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय 8/12 द लेंथ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड 80% प्राइवेट यूज, 80% का प्राइवेट यूज भी था, तो 2 बार एडजस्टमेंट करना था आपको बस यही। और यही बच्चे ने गलती कर दी, मैंने वही तो कहा कि पहले 8/12 करना पड़ेगा, फिर बिजनेस के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। 80% का प्राइवेट यूज है तो फिर आपको मिलेगा आपका 20% मिलेगा आपको, ठीक है ना। एज दिस वॉज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड देयर वर नो नीड फॉर सेपरेट वर्किंग फॉर कैपिटल। अच्छा ये भी बोल रखा है, देखो कितने अच्छे लोग कह रहे हैं कि देखो क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, तो अगर आप यहाँ पे अलग से कैपिटल अलाउंस का वर्किंग नोट नहीं भी बनाते और सिंगल ट्रेडिंग प्रॉफिट के कैलकुलेशन में ही कैपिटल अलाउंस साथ में लिख लेते एक लाइन में, तो भी काम चल जाता। अरे भाई इससे ज्यादा क्या लोग करेंगे। आपको टाइम बचाने के लिए है कि अगर आपको लगता है कि सर मेरे से गलती हो जाएगी तो प्रिफर्ड है कि आप अलग से बना दो। और ये भी इन्होंने क्या लिखा देखो, एज दिस वाज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड देयर वाज नो नीड फॉर सेपरेट वर्किंग फॉर कैपिटल अलाउंस ऑल्दो सम कैंडिडेट डू प्रीफर टू डू दिस एज अ सेपरेट कैलकुलेशन। ठीक है आप प्रीफर करते हो हम आपको देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट क्या देगा, रिक्वायरमेंट नंबर 3 बी दे रखा 3 मासिक है ये आपकी वापस है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दैट विल बी असेस्ड ऑन चीका फॉर द टैक्स ईयर 24-25। अब आपको प्रॉफिट निकाल दिया आपने, उसके हिसाब से अब आपको निकालना था कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट कितने होंगे, ठीक है, टैक्स ईयर 24-25 और 25-26 में। तो आपका अकाउंटिंग पीरियड मैच नहीं कर रहा होगा, उसके आपसे टाइम पोर्शन करना था आपको यहाँ पे बस, ठीक है। अच्छा अब हाँ, जो मैंने कहा ना कि आर्टिकल क्यों पढ़ना पड़ता है, टेक्निकल आर्टिकल क्यों पढ़ना पड़ता है, ये देखो इसका एग्जाम्पल।
पिछली बार की एग्जामिनर रिपोर्ट की भी मेरी वीडियो उठा के देख लेना, वहां पर भी एसीसीए ने साफ लाइन लिखी है कि हमने जो टेक्निकल आर्टिकल दे रखा है उसमें से क्वेश्चन पूछा है एज इट मतलब सिमिलर। ठीक है, यहां भी फिर से बोल दिया दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज जनरली आंसर्ड क्वाइट बैडली। भाई साहब पुअरली भी नहीं, बैडली मतलब बिल्कुल ही खराब तरीके से करा है तुमने। with very few correct answers. This was despite working being relatively straightforward and a similar example being included in Finance Act article. साहब अब बोलो, और ये तुम, मैं मेरी बात पे भरोसा मत करो, पिछली बार की एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड करो, वापस सेक्शन सी में आओ, तुम्हें सेम लाइन मिलेगी वहां पे भी। अरे वो हर बार कर रहे हो, और ये मैं हर बार कहता हूं कि टैक्स के पेपर में फाइनेंस एक्ट के ऊपर जो अपने एसीसीए का टेक्निकल आर्टिकल आता है उसमें जो जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर उसको करे बिना तुम एग्जाम में गए हो, तुम 4-5 मार्क्स पेपर टेबल पे छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि उसमें से वो कुछ ना कुछ उठा के पूछ लेता है। और ये प्रूफ है, पिछले 2 बार से मैं सही हो रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैंने पिछली बार भी बच्चों को कहा था टेक्निकल आर्टिकल पढ़ के जाना, जो बच्चे गए उन्होंने कहा हाँ सर क्वेश्चन आया, और पिछली बार की एग्जामिनर रिपोर्ट को भी उठा के देख लो, वहां भी लिखा है। इस बार भी कह रहा हूं आएगा, और पढ़ के जाना, और मैं गारंटी कह रहा हूं आएगा, कुछ ना कुछ सिमिलर चीजें आती है। ठीक है, और स्पेशली अब चलो ये तो ठीक है, अपना जून वाला, जून के बाद में सितंबर अटेम्प्ट हो जाएगा, जून अटेम्प्ट के लिए तो टेक्निकल आर्टिकल इज द मस्ट, तुम्हारे लिए भी है साहब, ऐसा नहीं कि तुम नहीं करते, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ वहां से वो उठ के पूछता है तुमसे। कहते हैं सम कैंडिडेट मस्ट फर्दर मेड फर्दर, अभी वही अब गलती कर दी अपने अपने हिसाब से, कुछ ने कोई और फर्दर एडजस्टमेंट कर दिया, कुछ ने क्या करा। ठीक है, व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन वेयर 2 और मोर टैक्स ईयर्स आर इन्वॉल्व इट इज इंपॉर्टेंट टू शो वर्किंग फॉर ईच ईयर। आपने ये भी नहीं करा, आपने शायद एक ही ईयर में कैलकुलेशन कर ली होगी बच्चों ने, तो ये गलती करी। था 3 मार्क्स का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में दे रखा था, किस टाइप का था वो तो अपने को पता नहीं पड़ रहा है, बट सिमिलर कोई एग्जाम्पल आपको फाइनेंस एक्ट में दे रखा है, तो जो फाइनेंस एक्ट आर्टिकल जो मैंने आपको क्लास में अपने सेशन है उसको देख लेना भाई, उसमें अपने डिस्कस करा है कि जो भी फाइनेंस एक्ट का अपना आर्टिकल, लेटेस्ट टेक्निकल आर्टिकल आया उसमें क्या क्या बातें उन्होंने बोल रखी है, और आप लोग भी अपने हिसाब से पढ़ लेना उसको। हाँ जी, अब रिक्वायरमेंट क्या है साहब, देखो 7 मार्क्स की रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट चीकास टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 24-25। दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज जनरली क्वाइट वेल आंसर। ठीक है, यहाँ आपने नॉर्मली सारा काम कर लिया था। चीकास इनकम कंसिस्टेड ऑफ हर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड इन पार्ट बी, प्रॉपर्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स थे आपके पास में, गिल्ड्स थे, सेविंग्स इनकम थी जो जॉइंट नेम में थी, तो यहाँ पे जॉइंट नेम का एडजस्टमेंट करना जरूरी था, एंड प्रॉपर्टी रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ फर्निश्ड रूम ऑल्सो इन जॉइंट नेम। तो यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखें, एक तो जॉइंट बैंक से सेविंग्स इनकम आ रही है, 50-50 करनी थी, और फिर फर्निश्ड रूम से भी जॉइंट इनकम आ रही है, इसको भी आपको, और फर्निश्ड रूम है मेरे ख्याल से रेंटर रूम स्कीम की बात कर रहा था यहाँ पे, तो रेंटर रूम स्कीम की अमाउंट 7500 लेस करने के बाद जो आपका नेट प्रॉपर्टी इनकम आएगा उसको आपको 50-50 करना था। देयर वर वेरियस एस्पेक्ट्स विथ विच कॉज प्रॉब्लम फॉर कैंडिडेट। पहला तो प्रॉपर्टी इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम में क्या बोल रखा था, रेंट दे रखा था 720 का ड्यू for March 2025 was not paid until May 2025, so this amount had to be removed from the amount of rent due for the year. ठीक है, this adjustment was missed by, अरे भाई साहब कैश बेसिस जब रेंट मिला ही नहीं तो करंट ईयर में क्यों ऐड कर रहे हो। फिर दे रखा था द रिप्लेसमेंट डिश वॉशर ऑल्सो कॉस्ट सम डिफिकल्टी, ऑल्दो द रिप्लेसमेंट मॉडल कॉस्ट 490, दिस वॉज अपग्रेडेड वर्जन। अरे ये तो साफ साफ बोल रखा है, मैंने क्लास में बोला था सिमिलर वैल्यू की डिडक्शन मिलेगा, अगर आपने अपग्रेडेड असेट लिए, बेटर असेट लिए, तो हम पूरी की आपको वैल्यू की डिडक्शन नहीं देंगे, हम बोलेंगे अगर आप सिमिलर टाइप की असेट लेते तो कितना डिडक्शन मिलता। सिमिलर मॉडल ऑफ डिश वॉशर टू द वन रिप्लेस्ड वुड हैव कॉस्ट 390, तो 390 का रिडक्शन ही मिलेगा। फिर ये आ गया फर्निश्ड रूम का, कैंडिडेट हैड टू रिमेंबर दैट दिस वाज जॉइंट इनकम, सो टैक्सेबल इनकम ऑफ 1100 कैसे 8600 की इनकम थी, उसमें से रेंटर रूम का 7500 लेस करा, हैड टू बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों में 50-50% का डिवाइड करना पड़ता, ये ध्यान रखना था, ये बच्चे भूल गए। फिर गिल्ड को लेके बात कर रखी है, गिल्ड्स वर ओनली ओन्ड बाय चीका फॉर 4 मंथ्स। अच्छा, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना था, 12000 की नॉमिनल वैल्यू थी, 12000 के ऊपर 2% का इंटरेस्ट, 4/12 80 की इंटरेस्ट इनकम थी। ठीक है, ये बच्चों ने शायद सही से कैलकुलेट नहीं करा होगा, अल्टरनेटिवली ये आप कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते थे कि प्रोसीड्स थी 12080 की इंक्लूडिंग अक्रूड इंटरेस्ट, और नॉमिनल वैल्यू थी 12000 की, तो 80 का ये भी इंटरेस्ट था। ठीक है, आपने तो ये वाला ध्यान रखो, ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें गेन भी होता है कितनी बार, आपने तो ये ध्यान रखना है। और इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है, गेन एग्जम्प्ट होता है गिल्ड के ऊपर, बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, इंटरेस्ट को एग्जाम मान लेते हैं, इंटरेस्ट एग्जाम नहीं है इसके ऊपर। फिर पर्सनल अलाउंस, द रिक्वायरमेंट वाज टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, सो द पर्सनल अलाउंस हैड टू बी डिडक्टेड। टैक्सेबल इनकम पूछा है साहब, तो आपको अपने प्रॉफिट्स वगैरह में से इनकम, बाकी सारे इनकम में से पीएलएस करना होता है। दिस डिडक्शन वाज समटाइम ओमिटेड, आपने करा ही नहीं, आधा मार्क्स मिलता है इसके लिए,
और ये आधा मार्क्स आपको मिला ही नहीं, पीएल लेस करने का आधा मार्क्स मिल रहा था, वो ही भूल गए तुम यार। With this type of question, it is important to understand what the requirement is asking for. In this case, it was to calculate taxable income, so there were no marks for calculating Chica's income tax liability. लो बच्चों अब आगे ही बढ़ गए, अरे टैक्सेबल इनकम पूछा तो वहां तक रुक जाओ ना, इनकम टैक्स लायबिलिटी क्यों निकालनी, ठीक है। दोज कैंडिडेट that did not waste 3 to 4 minutes which could have been usefully spent answering other requirement or reviewing a completed answer। ये देखो इतने अच्छे लोग साहब बोल रहे हैं अरे क्यों कर रहे हो एक्स्ट्रा काम, हम एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे ही नहीं, जितना पूछा है उतने दो। तो देखो देयर वर नो मार्क्स फॉर कैलकुलेटिंग चीकाज इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब कितने बच्चे बोलते हैं कि क्या पता सर एग्जामिनर आधा मार्क्स दे दे, अरे नहीं देगा, साफ साफ बोल दिया, जो पूछा है वो आंसर लिखो, उसके आगे की बात करोगे 1 मार्क्स नहीं देंगे, आधा छोड़ो कुछ नहीं देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंपनी के लिए इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जो अपना सेक्शन सी का 3rd क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहां बोल रखा है 7 मार्क्स की एक रिक्वायरमेंट थी, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में सीधा पूछ लिया कैलकुलेट द टैक्स रजिस्टर्ड ट्रेडिंग लॉसेस फॉर फ्लाइट पाथ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो लॉस निकालना है, आपको फिगर दे रखे होंगे। दिस सेक्शन वाज रीजनेबली वेल आंसर्ड ऑल्दो अ नंबर ऑफ कैंडिडेट डिड नॉट मैनेज टू गेन ऑल अवेलेबल मार्क्स इन कैपिटल अलाउंस। अच्छा इसमें कैपिटल अलाउंस में फिर यहाँ पे भी कुछ बच्चों ने गलती करी है। Commencing with the operating loss figure, candidate had to make necessary adjustments to ascertain flight path trading limited's tax registered trading loss. This involved considering 5 items of administration। अच्छा तो 5 एडजस्टमेंट के लिए फिगर दे रखे थे, एडिंग इंटरेस्ट ऑन कंपनीज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडजस्टिंग फॉर कैपिटल। तो कुल मिला के देखो 5 तो फिगर दे रखे थे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के, उनमें से देखना है कौन सा अलाउड है डिसअलाउड, उसका एडजस्टमेंट करना था। इंटरेस्ट की बात कर रखी थी और आपका कैपिटल अलाउंस का एडजस्टमेंट करना था। सेपरेट वर्किंग वाज रिक्वायर्ड फॉर, इसमें सेपरेट वर्किंग की जरूरत थी क्योंकि ज्यादा बड़ा दे रखा होगा, बट एवरीथिंग एल्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड इन सिंगल कॉलम कंपटीशन। बाकी सारी चीजें अगर तुम एक ही में लेके चलते तो काम चल जाता। विद दिस टाइप ऑफ आंसर containing both addition and deduction, candidate must be very careful to indicate which is which। ये मैंने आपको बोल भी रखा है, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं भाई अपने प्रॉफिट्स एज कंपनी के लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, उसमें मैं हमेशा कहता हूं एड बैक पहले लिखो सही से, फिर इसके जो पॉइंट है वो लिखते जाओ, फिर लेस लिखो और फिर नीचे एक एक पॉइंट लिखो और फिर एडजस्टमेंट करो। तो ये वही करेंगे, आपको सही से दिखाना जरूरी था। और इसमें भी मैंने बोल रखा है कि जिसमें एडजस्टमेंट नहीं भी करना हो तो भी 0 लिख के ना, नाम लिखना और 0 लिख देना। With this type of answer containing both addition and deduction, candidate must be very careful to indicate which is which. Deduction should be included as such commencing with a negative figure for operating loss। और क्योंकि आपका स्टार्टिंग से लॉस था तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको जो फिगर था वो आपको नेगेटिव लेके चलना था, ठीक है। और स्प्रेडशीट पे काम करोगे तो वैसे भी आपको जरूरत थी नहीं, इन्होंने बोल भी रखा है शायद इसमें कि इट इज देन जस्ट अ मैटर ऑफ यूजिंग सम फंक्शन। ये सम फंक्शन लगाने की जरूरत थी टू गेट टू द ट्रेडिंग लॉस फिगर। ये तो मैंने क्लास में बताई है, सम फंक्शन वगैरह सारे फंक्शन आपको जो जो इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में अपन ने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना जब सीखा, मैंने सारे फंक्शन एक्सेल में कौन कौन से आपके काम के सब बताया था आपको क्लास में, और डिटेल में यूज करना भी सिखाया था, सारे फंक्शन वगैरह कैसे करते हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना, एग्जाम में यूज करो यार इन चीजों को, कैलकुलेट होने करेंगे हर चीज। जो एक्सेल है वो तो एक्सेल पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर पे क्यों करें उसको। हाँ जी, और वही नॉर्मल तरीके से प्लस माइनस लगाना था, वो भी मैंने बोल रखा है। नेगेटिव फिगर के आगे हमेशा माइनस लगा दिया करो, पॉजिटिव वालों को एज इट इज लिख लिया करो। कैंडिडेट वर इंस्ट्रक्टेड टू इंडिकेट बाय यूजिंग 0। तो ये भी बोल रखा है आपको कि जिसमें एडजस्टमेंट नहीं करना है उसमें 0 लिखो। ये कह रहे हैं कि करो यार, बच्चों ने फिर भी नहीं करा। When it came to capital allowance computation, the most difficult aspects were 10,250 spent on movable partition. This amount was not shown in additional information section but has to be picked from administrative expenses disallowance। साहब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लिखा हुआ था मूवेबल पार्टीशन, हमने क्या रखा है साहब, मूवेबल पार्टीशन वगैरह जो है ये सारी चीजें आपकी इंटीग्रल फीचर्स का पार्ट होती हैं। द फैक्ट दैट कॉस्ट ऑफ 2 वैन्स 34,200 हैड टू बी ग्रॉस्ड अप फॉर द डिस्पोजल प्रोसीजर ऑफ 2,600। अच्छा इसमें कुछ इन्होंने टैक्स वगैरह लेस करवा दिया होगा, तो आपको ग्रॉसअप करके लेस करना था, वो देखना था। बिफोर हाउएवर इट वाज प्लीजिंग टू सी दैट नंबर ऑफ कैंडिडेट पिक्ड दिस पॉइंट्स। ज्यादा लोगों ने ये चीजें समझ भी ली थी। देखो काफी बच्चे प्रैक्टिस करके जाते भी है, जो प्रैक्टिस करके जाते हैं उनको कभी दिक्कत नहीं आती। फिर इसमें प्राइवेट यूज फॉर मैनेजर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स कार ऑल्सो कॉज्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन। अरे कंपनी में मैंने कितनी बार बोला है प्राइवेट यूज का एडजस्टमेंट कंपनी में नहीं होता, नहीं करना था, ठीक है। लिखा है देखो प्राइवेट यूज इज ओनली रिलेवेंट व्हेन इट कम्स टू अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। कंपनी में किसी काम का
नहीं है। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी अज्यूमिंग दैट फ्लाइट पार्ट लिमिटेड ट्रेडिंग लिमिटेड क्लेम्स रिलीफ ऑफ इट्स ट्रेडिंग लॉसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। लिख दिया एज अर्ली एज पॉसिबल। इसका मतलब या तो करंट ईयर और उसके बाद में कैरी बैक। कंपनी में ध्यान रखना पहले करंट ईयर करेंगे फिर ही कैरी बैक कर पाओगे। कैलकुलेट कंपनीज टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30th September 23, द 6 months पीरियड एंडेड 31st March 2024 एंड द ईयर एंडेड 31st March 2025। देखो इसका तो लॉस था, इसको आप करना चाहते हो कैरी बैक, तो ये पिछला वाला तो 6 महीने का है, तो 6 महीने का एडजस्टमेंट तो यहां कर लेंगे, फिर 6 महीने के लिए तुम्हें यहां भी जाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे 6 महीने के प्रॉफिट निकालने के लिए टाइम अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना होता है। प्री फॉर्मेटेड, और इसने प्री फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स एरिया भी दे रखा था, मतलब प्री फॉर्मेटेड बढ़िया फॉर्मेट बना के भी दे रखा था तुम्हें यार। was provided to help candidates structure their answer. This helped many candidates and there were some perfect responses. Overall, however, this section was generally not answered as well as would be. अरे इतनी हेल्प कर दी तुम्हें, प्री फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स एरिया दे, तुमसे फिगर फिल करने थे, उसमें भी गलती कर रहे हो यार। अब देखो क्या क्या कह रहे हैं, जरूरत क्या थी, कैंडिडेट वर ओनली रिक्वायर्ड टू एंटर प्रॉपर्टी बिजनेस इनकम एंड चार्जेबल गेन, क्योंकि दो ही इनकम है आपके पास में, वो इनकम लिखनी थी, उसमें से आपको लॉसेस लेस करने थे, ठीक है। देन एलोकेट लॉस रिलीफ एंड डिडक्ट क्वालिफाइंग क्यूसीडी वेयर पॉसिबल। मोस्ट कैंडिडेट करेक्टली एंटर्ड द प्रॉपर्टी बिजनेस इनकम एंड चार्जेबल गेन, बट द अदर टू एक्सपेक्ट कॉस्ट मोर प्रॉब्लम। लॉसेस या तो लेस नहीं कर पाए या क्यूसीडी लेस सही से नहीं कर पाए। इट वॉज नॉट ऑलवेज अप्रिशिएटेड दैट लॉस कैरी बैक टू ईयर एंडेड 30th September 23 had to be restricted to 6/12। अच्छा बच्चों ने पूरा ही कैरी बैक कर लिया, 6/12 करा ही नहीं। अरे यार क्यों, 12 महीने कैरी बैक कर सकते हो, पिछला ईयर 6 महीने का है तो और 6 महीने पीछे जा सकते हो, लेकिन वहां पे टाइम अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, वो करा ही नहीं सब आपने, ठीक है। बिफोर क्यूसीडी, और लॉस क्यूसीडी से पहले लेस होता है। तो डिडक्शन फॉर क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन वाज ऑफन मेड बिफोर। अच्छा यार ये भी गलती कर दिया आपने, क्यूसीडी पहले दे दिया, काफी बच्चों ने गलती करी है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 थी डिस्कस ऑल पॉसिबल ऑप्शंस फॉर ऑफसेटिंग द ट्रेडिंग लॉसेस अवेलेबल टू फ्लाइट पाथ ट्रेडिंग लिमिटेड एंड द पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ अ क्लेम फॉर लॉस रिलीफ अगेंस्ट अ लेटर पीरियड। दिस सेक्शन वाज जनरली क्वाइट पुअरली आंसर्ड with the answers for most candidates simply not containing sufficient detail to achieve more than a couple of half marks। यहाँ पे भी आपने गलती करी साहब, आपको सारे ऑप्शन ही तो बताने थे, ठीक है। रिटर्न पार्ट है, चुपचाप लिखना था, डिस्कस ऑल पॉसिबल ऑप्शन ऑफ ऑफसेटिंग ट्रेडिंग लॉसेस अवेलेबल, ठीक है, एंड द पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ अ क्लेम फॉर लॉस रिलीफ अगेंस्ट अ लेटर पीरियड, बाद में फ्यूचर। तो कैरी करंट ईयर और कैरी बैक वर्सेस कैरी फॉरवर्ड को समझाना था, जो जो ऑप्शन अवेलेबल है और उसके आपको बेनिफिट देखने थे, वो फिगर के हिसाब से देख रख सकते हैं अपने को क्या दे रखा है। यहां बच्चों ने करी है गलती। चलिए तो ठीक है साहब, यहां पर हमने अपने डिस्कशन को करते हैं एक बार ओवर, ठीक है। तो देखो एग्जामिनर रिपोर्ट को पढ़ के ये समझ में आता है कि भाई देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कंसेप्ट टेस्टिंग कराना चाहता है तुमसे, वो चाहता है कि तुम कंसेप्ट को ध्यान में रखो, ठीक है। वो आईएसटी के कंसेप्ट पूछ रहा है, वो वैट के कंसेप्ट पूछ रहा है, चीजों में कंसेप्चुअल चीजों की तरफ ज्यादा जाना चाहता है। फर्स्ट सेकेंडली टेक्निकल आर्टिकल छोड़ के नहीं जाना है। जो बच्चे सोच रहे थे, मैं कह रहा हूं भाई साहब एक चैप्टर कम पढ़ लो लेकिन टेक्निकल आर्टिकल पढ़ के जाओ, और सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा क्वेश्चन टेक्निकल आर्टिकल में से कोई ना कोई कंसेप्ट वो उठाता ही है, ठीक है साहब। चलिए तो ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस करी इस बार की लेटेस्ट हमारी टेक्निकल जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट थी वो, ठीक है। जो बच्चे क्लास में रेगुलर आते हैं, हम लोग टेक्निकल आर्टिकल्स वगैरह क्लास में वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो लोग नहीं आते हैं क्लास के अंदर, आप लोग प्लीज अपने हिसाब से टेक्निकल आर्टिकल्स वगैरह जरूर डिस्कस करना, देखना जरूर, उनको देख के जाना। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे ऐसे किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।